हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछली क्लास में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ आयोग और परिषदों के बारे में बताया था। तो आज हम इसके बारे में और कुछ आयोग और परिषदों के बारे में आपको पढ़ाएंगे जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड। कुछ आयोग और परिषदों के बारे में जो इस केंद्र राज्य संबंध के सुधार के लिए सुझाव देते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से आयोग और परिषदें हैं। तो देखिए इसमें पहला आयोग है नीति आयोग। अब जो नीति आयोग होता है तो यह पहले नहीं था, इसके स्थान पर पहले योजना आयोग था फ्रेंड। ठीक है, तो पहले यह किस रूप में कार्य करता था? तो पहले यह योजना आयोग था और योजना आयोग के स्थान पर हमारी केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अब जो नीति आयोग होता है तो नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति आयोग का? तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है। भारत मत में फिर से सुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको गठित किया जाता है और किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर इस नीति आयोग को स्थापित किया जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे कई बार पूछे गए हैं और आने वाली जो आपकी मुख्य परीक्षा है इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो नीति आयोग होता है तो यह नीति आयोग किस रूप में कार्य करेगा? तो यह नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा या कार्य करेगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर यह केंद्र और राज्य सरकारों के नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक मतलब उचित, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। यह नीति आयोग कार्य करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि हमारे भारत में यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, सुझाव देगा। किस किस का सुझाव देगा? तो हमारी केंद्र सरकार को, हमारे राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में जो उचित सलाह होगी यह सलाह नीति आयोग देगा। और इसके बाद में अगर तकनीकी परामर्श की आवश्यकता होती है या तकनीकी सलाह की भी आवश्यकता होती है तो यह नीति आयोग सुझाव देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो नीति आयोग होता है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो संरचना से तात्पर्य है कि इसमें कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष इसमें कौन होता है? तो जो नीति आयोग होता है इसके अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में एक इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। तो इसके गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा? तो इसके गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। इसके बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं वहां के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। तो पांडिचेरी या पुदुचेरी और हमारी दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है और यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहां के मुख्यमंत्री भी इस नीति आयोग के सदस्य होंगे। किसमें शामिल किया गया इन्हें? तो ये नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें इन्हें शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें होते हैं। तो विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन होंगे इसमें? तो विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, तो अलग अलग सेक्टर में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो उन विशेषज्ञों को प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और वे इस नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें जो पूर्णकालिक इसका संगठनात्मक ढांचा होता है उसमें प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अलावा इसमें और भी कुछ सदस्य होते हैं, इसमें कार्य करते हैं। तो इसमें एक उपाध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष यह कौन होगा? तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त इसमें उपाध्यक्ष होगा। इसके बाद फिर इसमें सदस्य होगा, तो सदस्य इसमें पूर्णकालिक होंगे। और इसके बाद फिर पदेन सदस्य होंगे। तो पदेन सदस्य कौन होंगे इसमें? तो पदेन सदस्य में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम
4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित इसमें किए जाएंगे या प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इनकी संरचना आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 3 नंबर में, किसकी? नीति आयोग की। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें अंशकालिक सदस्य। तो अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए इसमें जो रहेंगे। तो अंशकालिक सदस्य में जैसे अग्रणी विश्वविद्यालय, मतलब जो ज़्यादा प्रसिद्ध, या जैसे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं, मतलब जो ज़्यादा जानी मानी संस्थाएं हैं, से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो एक इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तो यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा फ्रेंड? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार का सचिव स्तर का कोई अधिकारी एक यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसका सचिवालय। तो इसका सचिवालय, इसमें एक सचिव होगा और यह आवश्यकता के अनुसार गठित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुई इस नीति आयोग की संरचना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो हमारा नीति आयोग होता है तो यह क्या करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ विशिष्ट मुद्दे और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या राज्य क्षेत्र से हो, तो उनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद होगी और ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इनकी अध्यक्षता हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, और अगर वे नहीं हैं तो उनके द्वारा निर्देशित जिस व्यक्ति को किया जाएगा या प्रधानमंत्री के द्वारा जिस व्यक्ति को निर्देशित किया जाएगा या नॉमिनेट किया जाएगा, वह व्यक्ति फिर इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए नीति आयोग के उद्देश्य। तो उद्देश्य में पहला उद्देश्य देखिए कि महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी को बढ़ावा देना, ये इसका पहला उद्देश्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि जो महत्वपूर्ण होता है विकास, ये जो विकासवादी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो इसमें राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना है और आने वाले समय में या भविष्य में हमेशा ये राज्य इसमें भागीदार बने रहें, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राज्यों को विकास के कार्यों में भागीदार नहीं बनाया जाता था। केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती थी वह योजना सीधे राज्यों में लागू कर दी जाती थी। राज्यों से न तो पूछा जाता था और न ही उनसे कोई सलाह ली जाती थी। हर समझ में? लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा? राज्यों की भी भागीदारी होगी, राज्यों से भी पूछा जाएगा कि और कौन कौन से हम विकासात्मक कार्य करें जिससे तेजी से अपने भारत में विकास हो, राज्यों का विकास हो। ठीक है, अगला आता है कि दीर्घकालीन योजना, कार्यक्रम निर्माण, समय अनुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करना। ठीक है, तो दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं, उनमें अगर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो परिवर्तन करेगा यह आयोग। कार्यक्रम निर्माण, अगर कोई उसमें परिवर्तन, जो पुराने समय से कार्यक्रम चले आ रहे हैं उन कार्यक्रम में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन करेगा। समय अनुसार आवश्यक परिवर्तन इनमें करना है, ये आयोग का कार्य होगा। इसके बाद फिर अगला इसमें है उद्देश्य कि राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। आ रहा समझ में? तो हमारे देश में राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करेगा जिससे हमारा भारत तेजी से विकसित हो सके। इसके बाद फिर अगला है कि आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में देश को विकसित कैसे किया जाए, देश का विकास कैसे हो, तो आर्थिक नियोजन से संबंधित और नीति निर्माण से संबंधित जो राष्ट्रीय सुरक्षा होगी इसे सुनिश्चित बनाए रखा जाएगा। यह इस नीति आयोग का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला उद्देश्य क्या है। तो अगला है कि विकास प्रक्रिया में निर्देश और राजनीतिक परामर्श देना। आ रहा समझ में? तो विकास की प्रक्रिया में सुझाव भी देगा और अगर कुछ रणनीतिक परामर्श देना है तो यह परामर्श भी आयोग
देगा। इसके बाद फिर अगला आता है सहयोगात्मक संघवाद का विकास करना। मतलब हमारे भारत में जो संघवाद है तो वह सहयोगात्मक होना चाहिए, आ रहा समझ में, और इसका विकास करना है, यह नीति आयोग का उद्देश्य है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ग्रामीण स्तर पर या ग्राम स्तर पर व्यावहारिक योजना बनाने में सहयोग देना है। इसके बाद फिर योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना, मतलब गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो योजनाएं हैं उनको बनाने में सहायता करना है। इसके बाद फिर अगला इसी में इसका उद्देश्य है कि योजनाओं के विकास में मदद भी करना है, और योजनाओं में क्या क्या सुधार करें, उनका विकास कैसे हो, इसके लिए भी यह आयोग सुझाव देता है। ठीक है। इसके बाद फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं आदि के माध्यम से ज्ञान एवं नवाचार को विकसित करना, बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि हमारे राष्ट्र के स्तर पर और विश्व के स्तर पर अगर हमारे नीति आयोग को ऐसा लगता है कि हमें उस देश के विशेषज्ञ से सलाह लेने की आवश्यकता है, उनसे ज्ञान लेने की आवश्यकता है, तो हमारा नीति आयोग विश्व के किसी भी विशेषज्ञ से सलाह ले सकता है, जो हमारे भारत के लिए फ़ायदेमंद होगी, लाभकारी होगी। आ रहा समझ में, जिससे हमारे देश का तेज़ी से विकास हो। अगर ऐसी कोई सलाह की आवश्यकता हमें है तो यह नीति आयोग लेगा। ठीक है। इसके बाद फिर नवाचार को बढ़ावा देना। तो नवाचार मतलब आज हम देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जितना हम मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं उतना ही तेज़ी से हमारा देश विकास भी कर रहा है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी व क्षमता का निर्माण करना और उसका विकास करना। आ रहा समझ में? मतलब क्या हुआ कि मतलब ये कि हमारे भारत में कार्यक्रमों और नीतियों का क्रियान्वयन करना है। तो जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको और आगे बढ़ाना है। इसके बाद नीतियों को लागू करना है। इसके बाद में अब इनको लागू करने के लिए, इनके क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता भी होगी। तो इसका हमें तेज़ी से विकास करना है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया है, तो इस डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से हमारे भारतीय लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत लाभ इससे हो रहा है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं आजकल चल रही है तो उन योजनाओं से संबंधित सारी जानकारी आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। इसके बाद फिर जो भी योजनाएं चल रही है, जैसे किसी मजदूर के लिए है योजना और उस मजदूर ने सरकार के किसी भी कार्यक्रम के तहत मजदूरी की है, जैसे नरेगा में मजदूरी करते हैं बहुत सारे मजदूर वर्ग, तो अब उनका पैसा अब नगद नहीं आता है, अब उनको उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? जिससे क्या होगा कि अब भ्रष्टाचार की समस्या कम होगी और जो पहले सचिव, सरपंच और जो निम्न स्तर पर, जो ग्रासरूट लेवल पर जो कर्मचारी लोग होते थे, पैसा खा जाते थे, अब वह पैसा वो लोग नहीं खा पाएंगे, अब भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा ये प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला इसके कार्य क्या हैं। तो इसके कार्य ये हैं कि नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। तो नीतियाँ कैसे बनाई जाएगी और उसका कार्यक्रम कैसे होगा, ये सब रूपरेखा तैयार करता है हमारा नीति आयोग। ठीक है। तो नीतियों को बनाना है, फिर कैसे लागू करना है, ये सारी बातें तय करेगा अपना नीति आयोग। अगला काम होगा इसका कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तो हमारे भारत में, तो भारत क्या है, तो हमारा भारत राज्यों का संघ है। तो हमारे भारत में सभी सरकारें साथ में मिलकर कार्य करती हैं, तो इसीलिए इसको सहकारी संघवाद के नाम से अपन जानते हैं। तो इसको बढ़ावा देना है। ठीक है। और सभी राज्य हमारी केंद्र सरकार का भी सहयोग करें और केंद्र सरकार भी किसी भी राज्य सरकार के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करे और दोनों ही सरकारों के बीच में संबंध अच्छे मधुर बने रहें। ठीक है। इसके बाद फिर अनुवीक्षण करना और मूल्यांकन करना। आ रहा समझ में? यह भी यह काम करेगा। इसके बाद फिर थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब के रूप में यह कार्य करेगा। आ रहा समझ फ्रेंड? ये इसके कुछ कार्य होते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि जो नीति आयोग होता है, तो नीति आयोग के द्वारा कुछ सूचकांक जारी किए गए हैं। तो इसके कुछ प्रमुख सूचकांक होते हैं नीति आयोग के, जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसके सूचकांक कौन कौन से होते हैं? तो इसके सूचकांक का नाम है SDG इंडिया इंडेक्स। ये
इसका इंडेक्स ये होता है सूचकांक। दूसरा है कि नया भारत @75, ठीक है, ये इसके इंडेक्स हैं नीति आयोग के, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके लिए कार्यनीति, कंपोजिट वाटर इंडेक्स आदि ये सब हैं इसके सूचकांक, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें प्राप्त होती रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगली परिषद का नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इससे पहले जो नीति आयोग हमने आपको पढ़ाया है, तो यह नीति आयोग में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है और 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 3 नंबर में पूछे तो आपको क्या लिखना है, तो 3 नंबर में अगर नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है तो उसकी स्थापना वर्ष आपको लिखना है और किसके स्थान पर इसे स्थापित किया गया है, ठीक है, ये लिखना है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो स्थापना वर्ष लिखना है और कैसे इसकी स्थापना हुई, तो हमारी केंद्र सरकार के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हो जाती है, और कब हुई थी तो वर्ष आपको लिखना है बस, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में अगर पूछा जा रहा है तो 5 नंबर में स्थापना वर्ष और उसकी संरचना और कुछ प्रमुख कार्य हैं ये आपको लिखना होगा फिर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन कब किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। तो यह भी कैसे स्थापित की जाती है परिषद, तो केंद्र सरकार के जो शासकीय आदेश होता है, तो केंद्र सरकार के शासकीय आदेश के द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था। अर्थात कि इसकी स्थापना भी हमारे भारत में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसके प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका न तो संविधान में प्रावधान है और न ही हमारी संसद के द्वारा इसे गठित किया गया है। तो यह सिर्फ केंद्र सरकार के आदेश से या यह केंद्र सरकार के प्रस्ताव से स्थापित किया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इसे भी खत्म कर दे, इस राष्ट्रीय विकास परिषद को, ठीक है, और कोई नई परिषद को स्थापित कर दे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें संरचना। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है इसकी संरचना किस प्रकार की होगी, तो इसमें देखिए अध्यक्ष होता है, तो एक इसमें अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे और सचिव होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा फ्रेंड, तो इसका अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, और प्रधानमंत्री योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे और नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं और इस राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फिर सदस्य कौन कौन होंगे, तो सदस्यों में आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग के सभी केंद्रीय मंत्री, जो सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये इसके सदस्य होते थे। अब तो योजना आयोग है ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसमें कौन सदस्य होगा, तो इसमें कुछ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसके बाद में फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो जितने भी राज्य हमारे भारत में, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उनके मुख्यमंत्री। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक इसमें सदस्य होंगे, और जिन राज्यों में विधानसभा है, दिल्ली और पांडिचेरी में, तो यहाँ पर इस विधानसभा के मुख्यमंत्री यहाँ पर इसके अध्यक्ष होंगे। अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, जहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, ठीक है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। फिर इसके बाद में इसका सचिव कौन होगा फ्रेंड, तो इसका सचिव, जो योजना आयोग का सचिव होता था वह इसका सचिव होता था। मतलब कि योजना आयोग में जो सचिव होता था वह कौन था, एक तो वरिष्ठ IAS होता था, तो एक वरिष्ठ IAS वही यहाँ पर भी इसका सचिव होता था। अब योजना आयोग तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर सचिव कौन बनता है, तो इसमें एक IAS ऑफिसर या जो वरिष्ठ IAS होता है उसे यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी तो इसको गठित करने के उद्देश्य क्या थे, तो इसके कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है कि योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। मतलब जो कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी पहले, अब वह कार्य धीरे धीरे हमारा नीति आयोग कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसकी प्रासंगिकता कम हो जाए या इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाए और हमारी सरकार इसे भी खत्म कर दे, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो योजना निर्माण हो गई, तो योजना निर्माण में और उनके कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना,
ये इसका पहला उद्देश्य है किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का। योजना बनाने में भी राज्यों का सहयोग लिया जाएगा और योजनाओं को जब लागू करना है तो उनके लागू करने में भी राज्यों का सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य है कि योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो योजना के समर्थन में, मतलब जो भी योजना होगी तो उसके समर्थन में राष्ट्र के जितने भी संसाधन हैं एवं उनके प्रयास हैं, इन सभी को गतिशील बनाना है। तो इसमें राज्यों की भागीदारी भी जरूरी है। इसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि अगर राज्य सहयोग नहीं करेंगे तो योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है उद्देश्य कि सभी मुख्य क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। आ रहा समझ में? तो जितने भी मुख्य क्षेत्र हैं उन सभी मुख्य क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आय प्राप्त हो, ऐसी कोई योजना तैयार करना है, ऐसी कोई नीतियों को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य इसका होता है कि देश के सभी भागों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। मतलब हमारा भारत विकसित कब कहलाएगा, तो जब हमारे भारत के सभी राज्य विकास करेंगे एक साथ में, सबका संतुलित विकास होगा, तब जाकर भारत विकसित कहलाएगा। ऐसा नहीं होता कि हमारे भारत के कुछ राज्य तो बहुत विकास कर गए, बहुत विकसित हो गए और कुछ राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। आ रहा समझ में? जैसे हमारे भारत में गुजरात है, पंजाब है, ये विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं, और वहीं बिहार है, उड़ीसा है, ये पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो अगर ऐसा रहा तो हमारा भारत विकसित नहीं होगा। तो इन सभी राज्यों का संतुलित विकास करना जरूरी है, और इसी संतुलित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इस राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है तो इसका कुछ कार्य हैं। तो कुछ कार्यों में पहला कार्य देखिए कि राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, ये इसका पहला कार्य होता है। तो हमारे भारत को या हमारे राष्ट्रीय विकास को या हमारे देश के विकास को प्रभावित करने वाली अगर कोई सामाजिक या कोई आर्थिक नीति है और उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उस पर विचार करेगी यह परिषद। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर दूसरा कार्य इसका होता है कि समय समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन की समीक्षा करना। मतलब हमारे भारत में जो योजनाएं संचालित हैं या जो योजनाएं चल रही हैं उनकी समय समय पर समीक्षा करना है, उनकी जांच करना है। इसके बाद फिर अगला आता है योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना। मतलब जब योजनाओं को लागू किया जाता है तो उन योजनाओं को लागू करने में जो भी समस्या होती है उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, इसका प्रयास हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि राष्ट्रीय योजना की प्रगति हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। मतलब हमारे भारत का विकास कैसे होगा और इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जानी चाहिए, इसके संबंध में आवश्यक उपाय या हमारी सरकार को सुझाव यह विकास परिषद देती है। ठीक है, तो ये इसके कार्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आ रहा समझ फ्रेंड? अब इसमें आपसे इसके कार्य भी पूछ सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ सकता है, इसकी संरचना के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब एक इसका इंपॉर्टेंट काम है फ्रेंड जो आपको हमेशा ध्यान रखना है और एग्जाम में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने का कार्य हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। आ रहा समझ में? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करती है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करती है। इसके बाद फिर अगला है कि केंद्र और राज्य के बीच सहभागिता, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। आ रहा समझ में? तो केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में सहभागिता को बढ़ावा देना है। दोनों सरकार में समन्वय, कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इसके लिए प्रयास करती है। इसके बाद में दोनों एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, इन सब को बढ़ावा देना, यह इस राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है।
ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त हो जाती है। अब उसमें 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो कैसे लिखना है आपको, तो अगर 3 नंबर में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है तो आपको उसका स्थापना वर्ष लिखना है, ठीक है, और उसकी संरचना में जो सदस्य हैं उनके नाम लिखना है। 5 नंबर में पूछा जाएगा तो स्थापना लिखना है और उसके बाद इसकी संरचना और इसके कार्य लिखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला है वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी परिषद। तो यह परिषद भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना इससे ज़्यादा है क्योंकि नई परिषद अभी है, ठीक है। तो जो भी कोई नई परिषद का गठन हमारे भारतीय स्तर पर होता है, यह हमारे सरकार के द्वारा किसी और संस्थान की स्थापना की जाती है जो चर्चा में रहता है, तो उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो जीएसटी परिषद है यह वस्तु एवं सेवा कर परिषद होता है। तो यह किस प्रकार की परिषद है, तो ध्यान रखना फ्रेंड, यह एक संवैधानिक परिषद है। क्यों? क्योंकि इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है। तो इसका संविधान में कहाँ पर प्रावधान है, तो इसका संवैधानिक प्रावधान आपको याद रखना होगा कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के अनुच्छेद 279 के पार्ट 1 या 279 के खंड 1 इसके लिए जोड़ा जाता है। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि हमारे भारत में जीएसटी कानून पास जब होता है तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 60 दिनों के अंदर भारत में एक जीएसटी परिषद की स्थापना की जाएगी या वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की जाएगी, ये इसमें प्रावधान किया गया था। और जब इस प्रकार का प्रावधान इस कानून में किया जाता है, अधिनियम में किया जाता है, तो फिर इसकी स्थापना कब की जाती है, तो फिर 12 सितंबर 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा इस वस्तु एवं सेवा कर परिषद या जीएसटी परिषद की स्थापना कर दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो यहां से आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी और किस अधिनियम के तहत हुई थी, किस संशोधन के तहत हुई थी, ठीक है। तो अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 3 नंबर में आपको बस ये लिखना है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 289 के खंड 1 के तहत 12 सितंबर 2016 को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की गई थी। बस इतने शब्दों में आपको लिखना है सोच समझकर। अब इसके बाद देखिए इसमें जो अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 279 का खंड 1, तो 279 का खंड 1 इसमें यह प्रावधान है कि जीएसटी परिषद केंद्र तथा राज्यों की संयुक्त फोरम होगी। मतलब जो जीएसटी परिषद है यह सिर्फ केंद्र सरकार की ही परिषद नहीं है, ये इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर कार्य करेगी। आ रहा समझ में, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही फोरम है, दोनों की ही परिषद है, अकेली केंद्र सरकार की परिषद यह नहीं है। ये इसमें लिखा है कि इसमें अनुच्छेद 279 के खंड 1 में। इसके बाद इसमें संरचना किस प्रकार की होती है, इसकी संरचना का मतलब क्या है, तो संरचना का अर्थ है कि इसमें अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी संरचना में हम देखते हैं कि इसमें एक अध्यक्ष होगा और यह अध्यक्ष कौन होगा, तो यह अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें सदस्य कौन होगा, तो इसमें सदस्यों में नाम आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय राज्य जो वित्त मंत्री होता है, तो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री केंद्र का होगा, लेकिन राज्य मंत्री स्तर का मंत्री इसमें सदस्य होगा। इसके बाद फिर राज्यों का एक वित्त मंत्री या कर मंत्री होगा या कोई अन्य मंत्री इसका सदस्य होगा, तो जिन्हें राज्य मनोनीत करेगा, तो जो राज्य मनोनीत करेगा जिस मंत्री को, उसे यहाँ पर इसका सदस्य बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये इसकी हो जाती है संरचना, किसकी, जीएसटी परिषद की। अब इसके बाद में तो जीएसटी परिषद होती है तो इसका सचिवालय कहाँ पर होगा, ठीक है। तो जो जीएसटी सचिवालय है या जीएसटी परिषद है, इसका सचिवालय, तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को की जाती है। कहाँ पर की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें इसका सचिव किसे बनाया जाएगा, तो इसका सचिव एक राजस्व सचिव होगा जो हमारी केंद्र सरकार का है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का
राजस्व सचिव, इसका सचिव होगा जीएसटी परिषद का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें एक अतिरिक्त सचिव होगा, तो जो अतिरिक्त सचिव होगा तो इसमें एक होगा, और यह भी कौन होगा, तो केंद्र सरकार का ही अतिरिक्त सचिव होगा इसमें भी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो जीएसटी परिषद है इसमें सदस्य कौन कौन होंगे फ्रेंड, तो देखिए इसमें सदस्य कौन कौन है, तो इसमें एक अध्यक्ष सहित केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य इसमें स्थायी सदस्य होगा। आ रहा समझ में, मतलब कि जो हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो अध्यक्ष तो होगा ही जीएसटी परिषद का, साथ साथ जो केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड है उसका सदस्य, ये इसका भी स्थायी सदस्य होगा, यह आपको ध्यान रखना है। परंतु इन्हें मतदान देने का अधिकार या इन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये जीएसटी परिषद के सचिवालय के बारे में हमने आपको बताए हैं। अब ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे भैया सचिवालय क्या है, तो सचिवालय का अर्थ होता है कि जहाँ पर सचिव लोग बैठते हैं। हमारा समझ में, यदि सचिवालय को हम अलग अलग कभी कर दें तो सचिवालय का ही क्या हो जाएगा, सचिवधन आलय। तो सचिव मतलब सचिव और आलय मतलब उनका बैठने का स्थान या रहने का स्थान, ठीक है। तो सचिव लोग जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर वो कार्य करते हैं अपने सरकार से संबंधित, तो उस कार्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, सचिवालय कहते हैं। तो ऐसा सचिवालय किसका होगा, तो ये ऐसा सचिवालय जीएसटी परिषद का होगा, जो कहाँ पर स्थापित किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें कमिश्नर, तो इसमें जो कमिश्नर होगा तो यह कमिश्नर कितने होंगे इसमें, तो इसमें 4 कमिश्नर होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना, जो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के समकक्ष होंगे। इसमें कमिश्नर तो होंगे, पर कमिश्नर किसे बनाया जाएगा, तो इसमें जो 4 कमिश्नर होंगे, इन 4 कमिश्नर को हमारी भारत सरकार का या केंद्र सरकार का संयुक्त सचिव होना जरूरी होगा। तो जो हमारी केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव होगा, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो सचिवालय होगा, मतलब जीएसटी परिषद का सचिवालय है, तो इसके सचिवालय का जितना भी खर्चा है, यह खर्चा कौन उठाएगी, तो यह खर्चा हमारी केंद्र सरकार उठाती है। मतलब सारा पैसा किसको लगाना है, हमारी केंद्र सरकार को, ये इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए जीएसटी परिषद में मतदान, ठीक है। अब जीएसटी परिषद में मतदान, तो इसमें मतदान किस प्रकार से होता है, तो इस परिषद में 2/3 भार ये किसका होता है, ये राज्यों का, और 1/3 भार किसका होगा, 1/3 भार इसमें केंद्र सरकार का होगा। और ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय इसमें 3/4 मतों के आधार पर ही किया जाएगा। जब भी कोई निर्णय ये लोग लेंगे तो निर्णय में 2/3 वजन या 2/3 योगदान किसका होगा, राज्यों का होगा, और 1/3 योगदान किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। इसके बाद फिर कोई भी निर्णय अगर लेना है तो कोई भी निर्णय कब लिया जाएगा, तो 3/4 मतों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक परिषद का कोरम होता है, जो परिषद की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो कोरम का अर्थ फ्रेंड याद रखना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कोरम होता है, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, और गणपूर्ति का मतलब क्या होगा कि जितने भी सदस्य हैं उनकी पूर्ति होना चाहिए। तो इसकी एक संख्या निश्चित तय की जाती है, तो इसकी संख्या तय की जाती है, वही कहलाती है गणपूर्ति। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे भारत में लोकसभा की जब कार्यवाही प्रारंभ होती है तो 1/10 1/10 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ऐसे हम देखते हैं कि विधानसभा हो, राज्यसभा हो, इन सभी के लिए कार्यवाही की जो गणपूर्ति रखी गई है वो 1/10 रखी गई है। ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जीएसटी परिषद है, तो जीएसटी परिषद की कार्यवाही भी कब प्रारंभ होगी, जब उसमें कितने सदस्य हो, आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होंगे, तब इस जीएसटी परिषद की कार्यवाही प्रारंभ होगी, अर्थात अन्यथा नहीं होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें जीएसटी परिषद के कार्य, तो इस जीएसटी परिषद के कार्य कौन कौन से फ्रेंड, तो अनुच्छेद 279 का खंड 1 के अनुसार इसके कुछ कार्य हैं। तो पहला कार्य है जीएसटी हेतु सीमा रेखा का निर्धारण करना, तो यह जीएसटी परिषद बताएगी कि जीएसटी की लिमिट क्या होगी। आ रहा समझ में। दूसरा क्या काम है, तो दूसरा काम है इसका
कि जीएसटी की विभिन्न दरों का निर्धारण करना। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में तीसरा इसका कार्य होता है कि अतिरिक्त संसाधन के सृजन के लिए विशेष दर निश्चित करना। यह भी तय करेगा या यह भी तय करेगी यह परिषद। ठीक है। इसके बाद में फिर अगला इसका कार्य होता है कि इसका उपयोग प्राकृतिक आपदा इत्यादि में राज्यों के लिए किया जाएगा। जो जीएसटी परिषद है इसका उपयोग किस में किया जाएगा, तो हमारे भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उससे संबंधित इसका उपयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब जो जीएसटी परिषद है इससे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो जीएसटी परिषद होती है तो इसका और भी कार्य क्या है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जीएसटी में सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं इनका निर्धारण करती है जीएसटी परिषद। इसके बाद फिर जीएसटी मॉडल एवं कानून का निर्माण करना, ये भी इसका काम होता है। तो जीएसटी का मॉडल यही तैयार करती है जीएसटी परिषद और उससे संबंधित जो कानून होते हैं उनका निर्माण में भी इसकी सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद फिर ऐसे सिद्धांत जिसे आपूर्ति का स्थान निर्धारित हो या जिससे आपूर्ति का स्थान निर्धारित हो, ये सारे काम करेगी कौन, जीएसटी परिषद काम करेगी फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीएसटी परिषद भी समाप्त हो जाती है। तो यह 3 नंबर में और 5 नंबर दोनों में ही आपसे पूछे जा सकती है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना है। ठीक है। अगर 3 नंबर में पूछा जा रहा है 3 नंबर के हिसाब से लिखना है, इसका गठन का वर्ष लिख देना है और इसका अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। और 5 नंबर में पूछेगा फिर 5 नंबर में सब बताना होगा आपको, इसका गठन का वर्ष, इसकी संरचना और इसका कार्य, ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें लिखने होंगे। ठीक है। तो एग्जाम में आप विशेष ध्यान रखें कि जो आपसे पूछा जा रहा है वही आप लिखें। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और जा रहा है लिख हम कुछ और रहे हैं, तो ऐसे में अंक हमको नहीं मिलते। ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें क्षेत्रीय परिषद, और जो क्षेत्रीय परिषद है तो यह किस प्रकार की परिषद है, तो यह एक सांविधिक निकाय है फ्रेंड, याद रखना। अब ये सांविधिक निकाय का अर्थ क्या होता है, तो सांविधिक को हम कह सकते हैं विधिक, और विधिक का अर्थ क्या होता है कि जिसका गठन संसद के अधिनियम के तहत किया जाता है उसे हम कहते हैं सांविधिक या विधिक निकाय। तो यह जो क्षेत्रीय परिषद होता है तो क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक या विधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन हमारी संसद के तहत किया गया है, संसद के द्वारा किया गया है। और यह भी एक कैसे संस्था है या एक कैसा निकाय होता है, तो यह भी एक सलाहकारी निकाय होता है। अर्थात कि हमारी सरकार को यह क्षेत्रीय परिषद सलाह देता है समय समय पर, लेकिन हमारी सरकार इसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के माध्यम से हमारे भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ठीक है। अब ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसका उद्देश्य क्या है, तो पहले इसका उद्देश्य समझिए अब आप। तो उद्देश्य पहला होता है कि विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंध को बनाए रखना। आ रहा समझ में। तो जितने भी राज्य हैं इन राज्यों के बीच में संबंध बने रहें, और इसके बाद में फिर राज्यों के जो आपसी विवाद होते हैं तो राज्यों के आपसी विवाद को सुलझाना, ये इसका उद्देश्य होता है क्षेत्रीय परिषद का। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला, तो अगला उद्देश्य इसका कि देश में एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना है या एकीकरण की भावना का विकास करना है। कि अब एकीकरण का अर्थ क्या है कि हम सब एकता को बढ़ावा दें, हम सब एक साथ मिलकर रहें। तो इस प्रकार की जो एकीकरण की भावना होती है उसे बढ़ावा देना इस क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे जो विघटनकारी प्रवृत्तियां होती हैं इनको नियंत्रित करना इसका उद्देश्य होता है। अब क्षेत्रवाद क्या है, तो कई बार आपने देखा होगा कि अपने एरिया को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर लोगों में विवाद होता रहता है। इसके बाद फिर भाषावाद, तो कुछ लोग अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं और कुछ लोग किसी भाषा को हतोत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की जो विघटनकारी प्रवृत्तियां होती है, समस्याएं होती है, इन पर नियंत्रण करना भी इस परिषद का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है कि देश के विभिन्न हिस्सों में आर्थिक सामाजिक संतुलन की स्थिति लाना। आ रहा समझ में। मतलब हमारे भारत में सभी क्षेत्रों में आर्थिक
विकास हो और सामाजिक विकास हो, तो दोनों का ही संतुलन बना रहे, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना है। यह इस परिषद का उद्देश्य है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य होता है कि राज्यों की सीमाओं तथा अंतर्राज्यीय परिवहन से जुड़े विवादों को आपस में समाधान करना है, या जो विवाद हैं उनका समाधान करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार आपने देखा होगा कि राज्यों में सीमाओं को लेकर विवाद होता है। इसके बाद जो अंतर्राज्यीय परिवहन होते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसको लेकर कुछ राज्यों में विवाद होता है। तो ऐसे विवादों को सुलझाना यह क्षेत्र परिषद का उद्देश्य होता है। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए कि ये जो क्षेत्र परिषद होती है, तो यह क्षेत्र परिषद हमारे पूरे भारत में है, और पूरे भारत में इस क्षेत्रीय परिषद को 5 भागों में बांटा गया है, या 5 क्षेत्र में इसे बांटा गया है। अब जो क्षेत्रीय परिषद होती है, तो हमारे भारत में अभी तक कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तर दिशा में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्व में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, और मध्य में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। ऐसे 5 क्षेत्रीय परिषद हमारे भारत में है। तो जिसमें पहली क्षेत्रीय परिषद का नाम है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। अब जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसमें शामिल कौन कौन से राज्य हैं, या केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कुछ राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहला है इसमें जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अब जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है, वह भी इसी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली आती है क्षेत्रीय परिषद केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय होता है इलाहाबाद। ठीक है। इसके बाद फिर इसे इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम प्रयागराज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से शामिल राज्य हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये राज्य इसमें शामिल किए गए हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में। इसके बाद फिर तीसरी क्षेत्रीय परिषद का नाम आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मतलब क्या है? ये पूर्व दिशा में हमारे भारत में जो राज्य हैं, उनके लिए इस परिषद की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से शामिल राज्य हैं? तो इसमें बिहार शामिल है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और सिक्किम। ये ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले क्षेत्रीय परिषद का नाम आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मतलब क्या होगा कि हमारे भारत में पश्चिम दिशा में जो राज्य बसे हुए हैं, उनके लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है, उसका नाम है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। अब जब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद होती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय होता है मुंबई। इसके बाद में जिसमें शामिल कौन कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो इसमें याद रखना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिन्हें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। और जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद होती है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय होता है चेन्नई, और यह चेन्नई मद्रास की तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई को ही मद्रास कहते हैं, याद रखना। इसके बाद में इसमें शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी, ये इसके शामिल या इसमें शामिल राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फ्रेंड कि इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश? तो इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उनकी भौगोलिक सांस्कृतिकता के आधार पर
उन्हें इस परिषद में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 5 क्षेत्रीय परिषद थी इनके बारे में हमने आपको बताया। अगला देखिए इसमें परिषदों के कार्य। तो इन परिषदों के कार्य कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, तो ये देखिए इसमें। तो पहला कार्य है इसका कि आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई मामला हो तो उससे संबंधित सिफारिशें करती है। ठीक है, आर्थिक मामला मतलब कि लोगों की आय में कैसे वृद्धि की जाए, सामाजिक योजना मतलब समाज कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए जाए, तो इससे संबंधित सिफारिशें भी यह परिषद करती है या इससे संबंधित भी कार्य यह परिषद करती है। दूसरा कार्य है इसका कि सीमा विवाद का कोई मामला हो या भाषाई अल्पसंख्यक का कोई मामला हो या अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला हो। ठीक है, तो उससे संबंधित सिफारिशें यह परिषद करती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उसके संबंध में उठने वाला कोई मामला हो तो ऐसे मामलों की भी सिफारिश यह परिषद करती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो 5 परिषद होती है तो 5 परिषदें सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करती है। और अगर इनके क्षेत्र में कोई विवाद हो रहा है तो उस विवाद को कैसे सुलझाया जाए इसके लिए भी सिफारिशें ये परिषदें देती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह किसी भी मामले पर विचार कर सकती है जिसमें उस परिषद में भाग लेने वाले कुछ या समस्त राज्यों या केंद्र का सामान्य हित होता है। आ रहा समझ में, यह परिषद उन सभी मामलों पर विचार कर सकती है जिसमें इस परिषद में भाग लेने वाले जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का सामान्य हित हो या हमारे केंद्र का कोई हित होता है तो उससे संबंधित मामले पर भी विचार करती है यह परिषद। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला काम होता है इसका कि यह केंद्र सरकार तथा प्रत्येक संबंधित राज्य सरकारों को यह सलाह देती है कि ऐसे प्रत्येक मामले पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। आ रहा समझ में, तो ये सब इसके कार्य होते हैं किसके, इन क्षेत्र परिषदों के। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रीय परिषदें वर्तमान में हमारे भारत में कितनी हैं, तो 3 नंबर में पूछ सकता है और इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर परिषद है तो इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन 1972 में 1972 में किया गया था। तो इसका गठन किस अधिनियम के तहत होता है, तो इसका गठन संसद द्वारा पारित पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत इसकी स्थापना या इसका गठन किया गया था। तो पूर्वोत्तर का मतलब क्या है, पूर्व धन उत्तर बराबर पूर्वोत्तर, मतलब हमारे भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए परिषद का गठन किया गया है जिसे हम पूर्वोत्तर परिषद के नाम से जानते हैं। इसमें 7 सिस्टर राज्य और हमारा सिक्किम आता है, तो ये 8 राज्य इसमें आते हैं पूर्वोत्तर परिषद में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है शिलांग, और शिलांग किसकी कैपिटल है, तो यह शिलांग मेघालय की कैपिटल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सदस्य राज्य कौन कौन से हैं, तो शुरुआत में इसमें 7 राज्य सदस्य थे, बाद में सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो देखिए इसमें पहले 7 राज्य कौन कौन से सदस्य थे, तो 7 राज्यों में पहला इसमें देखिए असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, 5वां नागालैंड और 6वां मेघालय तथा 7वां त्रिपुरा। ये 7 राज्य इसके सदस्य थे। फिर बाद में क्या हुआ, तो बाद में 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात 8वें सदस्य को शामिल किया जाता है और 8वां सदस्य था इसमें सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर परिषद में 8वें राज्य के रूप में किस राज्य को शामिल किया गया था या 8वें सदस्य के रूप में किस राज्य को शामिल किया गया था, तो ये था सिक्किम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वह इस पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष होगा। इसका सदस्य कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा कि इस परिषद में 8 राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों के अलावा
3 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मतलब जो 8 राज्य के राज्यपाल हैं, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये इसके सदस्य होंगे और इनके अलावा भी अन्य 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये सभी इस पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके कार्य क्या है फ्रेंड? तो इसके कार्य आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य उधर क्षेत्रीय परिषद के हैं वही कार्य इसके भी होते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद के कार्य और इसके कार्य दोनों के समान हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इसके कार्य नहीं बताए हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं क्षेत्रीय परिषद के कार्य, तो वही कार्य आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके जो ध्यान रखना है कि क्षेत्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था से जुड़े मामलों पर सहयोग करना और उठाए गए कदमों की समीक्षा करना, ये इसका काम होता है। इसके बाद फिर क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना का निर्माण करना इसका उद्देश्य होता है और उसका क्रियान्वयन करने में सहयोग करना। क्रियान्वयन का मतलब होता है उसे लागू करने में सहयोग करना। आ रहा समझ में? ये काम करती है यह पूर्वोत्तर परिषद। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर ये पूर्वोत्तर परिषद भी समाप्त हो जाती है। अब इसमें आपसे 5 नंबर में और 3 नंबर में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं क्षेत्रीय परिषद से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेकर आपके लिए जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।